हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 9। ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। मैं एक बार रिकैप देती हूँ हम क्या कवर कर रहे थे। हम आपकी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू करा था, फ्रीडम। और अब वो आज खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। पार्ट 9 है ये, इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, ये इसके बारे में आपका छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। और मैं रिकमेंड करूंगी इसे पहले वाले पार्ट को भी अच्छे से देखो, क्योंकि ये जो कुछ टर्म्स है, मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये सब समझ आएगा। अदरवाइज मैं इसमें भी फिर से आपको समझा दूंगी कि इसका मीनिंग क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। और मेक श्योर कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि कुछ कुछ मीनिंग्स जो मैं आपको बताऊंगी वो ज़रूरी नहीं है स्लाइड्स पे हो, बट आपको जो जैसे जैसे समझ आता जाए आप लिखते जाइए उसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये टॉपिक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। देखो, जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इस बुक का, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे आने वाले चैप्टर्स में हम जो आइडियाज़ पढ़ेंगे, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब आइडियाज़ में काफ़ी सारे थिंकर्स ने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। ठीक है, अपनी कुछ थ्योरीज दी हैं, समझाया है, अपना व्यू पॉइंट रखा है। तो कहीं न कहीं चैप्टर्स में, इक्वालिटी में भी, जस्टिस में भी आपको किसी न किसी थिंकर के व्यू मिलेंगे। तो ऐसे ही इस चैप्टर में लास्ट में आपको जॉन स्टुअर्ट मिल का व्यू दिया गया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, उस पे किसी भी तरीके की लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए। इसको किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए इस फ्रीडम को। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाना। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल set out good reasons why freedom of expression should not be restricted. Issue considered to belong to the minimum area of non-interference. देखो, इससे पहले वाला जो पार्ट मैंने कवर कराया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर, उसमें मैंने समझाया था मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कौन सी लिबर्टी का मेन आइडिया है, नेगेटिव लिबर्टी का मेन आइडिया है या फिर पॉजिटिव लिबर्टी का मेन आइडिया है। मैंने कवर कराया था ये लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है। मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का रेफरेंस देते हुए जेएस मिल ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की तरह देखो, मतलब कि एक ऐसा एरिया होना चाहिए हर इंडिविजुअल का जिसमें ना ही कोई स्टेट अथॉरिटी, कोई सोसाइटी का मेंबर या कोई अदर इंडिविजुअल इंटरफेयर करे। कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, बाय अदर पीपल। ठीक है, और इसी और जेएस मिल जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी वो एरिया कह रहे हैं जिसमें कोई अथॉरिटी, कोई स्टेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, समझ आया इतना? अब देखो और क्या कहते हैं वो आगे, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल वैल्यू। इसका मीनिंग है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपने देखा होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको फंडामेंटल वैल्यू रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, तो अगर हमने यहाँ पे हर इंडिविजुअल को उनके ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं दी, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, हम कह सकते हैं, सोसाइटी है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है हर टॉपिक को लेके। ठीक है, हर मुद्दे को लेके हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए, ये फंडामेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, वॉलेटाइल स्टेटमेंट। वॉलेटाइल क्या कहते हैं इस फ्रीडम को लेके? आई डिसअप्रूव ऑफ वॉट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तो यहाँ पे ये वॉलेटाइल की स्टेटमेंट किस चीज पे एम्फसाइज कर रही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एम्फसाइज कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि भले ही मैं आपके ओपिनियन से डिसअग्री करता हूँ, बट मैं आपकी राइट टू एक्सप्रेस जो है, कि आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाओ, इस राइट को मैं सपोर्ट करता हूँ। है ना? ये दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जो है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने आंसर राइटिंग में भी अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है, आप ये जरूर लिखिएगा, वोलेटाइल की स्टेटमेंट। समझ आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये फ्रीडम जरूर देनी चाहिए हर इंडिविजुअल को। उसके बाद हमने वोलेटाइल की स्टेटमेंट पढ़ी, जो कि इंपॉर्टेंस दिखाती है कि फ्रीडम कितनी ज्यादा जरूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने ओपिनियंस को रखने की।
ठीक है, आगे देखो, there is a need to realize that constraints are backed by organized social, religious, cultural authority or by the might of the state and उनसे fight करना difficult होता है। बेसिकली ये लाइन्स यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि भले ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन कहीं न कहीं हमेशा हमारी लाइफ में इस फ्रीडम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, जिससे कई बार हम फाइट नहीं कर पाते हैं उन कॉन्स्ट्रेंट से। वो कॉन्स्ट्रेंट किनके द्वारा लगाए जाते हैं? सोसाइटी, इसलिए लिखा हुआ है सोशल, रिलीजियस, कल्चरल अथॉरिटी और कई बार स्टेट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ये कॉन्स्ट्रेंट लगाए जाते हैं। ठीक है? सो इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एसेंशियल है, लेकिन कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस फ्रीडम को प्रोटेक्ट कर पाना। ठीक है, क्या कह रहा है? विलिंगली फॉर द सेक ऑफ परसुइंग आवर गोल्स और एम्बिशंस एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, हेयर फ्रीडम इज नॉट सिमिलरली लिमिटेड। सो यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जा रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो हमेशा अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम दे दी तो आप कुछ भी एक्सप्रेस करोगे, ऐसे ओपिनियंस को एक्सप्रेस करोगे जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस क्रिएट हो। मैं बार बार एक ही एग्जांपल देती आई हूँ इस चैप्टर में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ऐसी स्पीच, ऐसे ओपिनियंस ना दो जिसकी वजह से कल को दंगे हों, है ना? पुराने लेक्चर्स में भी मैंने यही समझाया है। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि विलिंगली फॉर द सेक ऑफ परसुइंग आवर गोल्स और एम्बिशंस एक्सेप्ट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि ये वाला पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि कई बार हमारे फ्रीडम के चलते हम और इंडिविजुअल्स को हार्म कर देते हैं। इसीलिए अगर हम अपने गोल्स को और एम्बिशंस को परस्यू करना चाहते हैं तो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अपनी फ्रीडम पे, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बार बार मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अनरीजनेबल आर नॉट अलाउड। Justification should be there that why a government or an authority or any individual or society imposing such restrictions on an individual freedom. ओके, तो ओवरऑल मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो ये कहना चाहते हैं कि आप फ्रीडम एंजॉय करो पर आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो कि आपकी भी फ्रीडम है तो सामने वाले बंदे की भी फ्रीडम है, वो उसकी फ्रीडम हार्म ना हो, वॉयलेट ना हो। इतना समझ आया? तो इस वाली स्लाइड में हमने क्या समझा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है नॉन वो एक नॉन इंटरफेरेंस वाला एरिया है जिसमें किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ऑल तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल फ्रीडम को एंजॉय करते हुए उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ भी कर पाए। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट देखो। सो अब यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि दैट अ पॉलिटिकल थिंकर एंड एन एक्टिविस्ट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन। ठीक है, पॉलिटिकल थिंकर थे बहुत फेमस और एक एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं जो कि आपका 19th सेंचुरी के टाइम पे थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। सेकेंड पॉइंट, ऑफर्ड अ पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन। सो अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, बट उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स में हमें डिफेंस प्रोवाइड करा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें कि फ्रीडम सोचने की भी आती है, डिस्कस करने की भी फ्रीडम आती है, इन सबको कंपाइल करके उन्होंने एक डिफेंस प्रोवाइड करा है कि इसको क्यों डिफेंड करना चाहिए इस फ्रीडम को। ठीक है, सो उनकी बुक जो है ऑन लिबर्टी, ही ऑफर्ड 4 रीजंस व्हाई देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि क्या वो 4 रीजंस थे जो उन्होंने अपनी बुक जो है ऑन लिबर्टी में दिए। ये रीजंस क्यों दिए? ये रीजंस उन्होंने एज अ डिफेंस प्रोवाइड करे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम ऑफ थॉट और डिस्कशन है उनको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब वो चारों पॉइंट समझते हैं। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, 4 रीजंस बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या 4 रीजंस हैं जो कि एज अ डिफेंस जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रोवाइड करे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, वन बाय वन समझो। फर्स्ट, he said that no idea is completely false. What appears to us as false has an element of truth. If we ban false ideas, we would lose that element of truth that they contain. सो फर्स्ट पॉइंट में मिल ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि कोई भी आइडिया जो है वो कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता है, कुछ ना कुछ सच उसमें रहता ही है ना? और इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ फर्स्ट पॉइंट को, कि जब साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी अर्थ को लेके कि अर्थ की शेप क्या है। ठीक है, क्वेश्चन था कि अर्थ की शेप क्या है, तो उस वक्त सब मानते थे स्टार्टिंग में कि अर्थ की शेप जो है वो फ्लैट है ना? लोगों का ये मानना था कि अर्थ की शेप फ्लैट है और कहीं ना कहीं वो आइडिया फॉल्स भी निकला। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उस आइडिया ने एक क्वेश्चन तो रेस करा
कि क्या है फिर अर्थ की शेप जब फ्लैट नहीं है तो, डीपर स्टडी हुई उस पे, है ना? तो जब वो गलत आइडिया नहीं आता तो क्वेश्चन भी रेज नहीं होता, फिर उसके बाद हमें एक्चुअल शेप भी नहीं पता चलती क्या है। एक्चुअली में अर्थ की स्पेज शेप जो है वो कैसी है, स्पेरिकल है। आर्यभट्टा ने जो डिस्कवर करा था वो है अर्थ की शेप स्पेरिकल है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी इक्वेटर से ये बल्जिंग है और पोल्स की साइड से ये थोड़ी फ्लैटेंड है ना? आप ये समझो कि अगर वो आइडिया नहीं आया होता कि अर्थ की शेप फ्लैट है, तो भले ही वो आइडिया फॉल्स निकला लेकिन वहां से क्वेश्चन तो रेज हुआ ना। तब हमें फिर जाके बाद में सच पता चला कि अच्छा अर्थ की शेप ऐसी है, फ्लैट नहीं है। नहीं तो हम लोग अभी भी तक मानते रहते कि अच्छा फ्लैट है। तो इसने ये बोला कि भले ही कोई आइडिया है और वो फॉल्स है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि ट्रू होगा, जिसकी वजह से और डिस्कवरीज और क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं मिल? सेकंड, ट्रूथ डज नॉट इमर्ज बाय इटसेल्फ, इट इज ओनली थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग व्यूज दैट ट्रूथ इमर्ज। तो पहले यहाँ तक समझो कि जेएस मिल जो है वो ये कहना चाह रहे हैं सेकंड रीजन में कि जो सच है वो ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ठीक है। सच को आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जो ट्रुथ होता है, जो चीजें सही होती हैं वो ऑटोमेटिकली सामने नहीं आती हैं, ठीक है। वो कब सामने आएंगी? जब डिफरेंट आइडियाज, इवन जो रॉन्ग आइडियाज हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। फिर उसमें समय हमें पता चलेगा अच्छा कितना एलिमेंट जो है वो सच है, कितना एलिमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो डिबेट डिस्कशन होना, ठीक है, जिसमें कि डिसएग्रीमेंट भी जरूरी होते हैं, तभी हमें कहीं ना कहीं कोई चीज, कौन सा एलिमेंट ट्रू है इसके बारे में पता चलता है। वो चीजें यहाँ तक कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे, आइडियाज दैट सीम्स रॉन्ग टुडे मे हैव बीन वेरी वैल्यूएबल इन द इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कंसिडर राइट काइंड ऑफ आइडियाज। सो इसका मीनिंग है, आज के टाइम में जो आइडियाज रॉन्ग कंसिडर करे जाते हैं, कहीं ना कहीं कल को वो किसी थ्योरी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ एक ऐसा एलिमेंट वो देते ही हैं। सेकेंड पॉइंट में जेएस में यही बोलना चाह रहे हैं कि ट्रुथ जो है वो आसानी से नहीं आता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्कशन डिबेट के थ्रू हमारे सामने आते हैं और उसमें से हमें फिर ट्रू एलिमेंट जो है वो पता चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, truth always runs the risk of being reduced to an unthinking cliche. It is only when we expose it to opposing views that we can be sure that this idea is a trustworthy. So third reason समझो कि ये मिल क्या कहना चाहते हैं कि जो ट्रुथ होता है, मतलब जो एलिमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है, किसी ओपिनियन में या किसी थ्योरी में जो भी एलिमेंट्स ट्रू हैं, वो काफी लंबे समय तक ट्रू कैसे रहेंगे? जब उनको क्वेश्चन करा जाएगा। मान लो अगर मैंने कोई ट्रू चीज कही और जस्ट एज इट इज लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सो उसकी जस्टिफिकेशन भी नहीं दी मैंने कि वो चीज सच क्यों है, किसी ने मेरे से क्वेश्चन नहीं करा, क्रिटिसिज्म नहीं उठाया, ट्रुथ इतना पावरफुल नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे समझो कि ट्रुथ जो है वो आपका अलाइव रह सकता है, पावरफुल रह सकता है जब वो सारे टेस्ट पास कर जाए। क्रिटिसिज्म का टेस्ट, सच के खिलाफ कोई अपना ओपिनियन लेके आ रहा है, ठीक है, क्रिटिसाइज भी करते हैं बहुत सारी थ्योरीज को, तो उस क्रिटिसिज्म वाले चैलेंज को क्रॉस करना पड़ेगा उस ट्रुथ को लंबे समय तक बने रहने के लिए, ठीक है। सो अगर कोई अपोज करता है, मान लो अगर मैंने कोई सच बोला और किसी ने मुझे अपोज करा, तो मैं सोचूंगी कि अच्छा जो मैंने सच बोला है मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूं, ठीक है, उसको समझाऊंगी कि क्यों मैंने जो चीज कही है वो ट्रू है, ठीक है। सो पूरा ये इसमें थर्ड रीजन में यही कहना चाहते हैं। थर्ड रीजन को एक एग्जांपल की तो समझो, अगर मैं ये बोल रही हूँ या मेरी ये स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और मैंने ये स्टेटमेंट दे दी, अब इस स्टेटमेंट के खिलाफ कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, ठीक है। सो लोग जो है इसी चीज को रिपीट करते रहेंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। मैंने उनको कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, वो आगे जाके चार लोगों में और कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, वो रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनसे किसी ने पूछ लिया कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है मोनार्की से, कंपैरिजन पूछ लिया, तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ यही बताया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट। अब उनको मोनार्की का नहीं पता, अब उनको कंपैरिजन नहीं पता कि डेमोक्रेसी मोनार्की से कंपेयर, जब डेमोक्रेसी को मोनार्की से कंपेयर करते हैं तब डेमोक्रेसी बेस्ट क्यों निकल के आती है। इसीलिए अगर हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसका सच होना किस चीज पे निर्भर करता है कि लोग उसको क्रिटिसाइज करें, हमें मजबूर करें कि हम क्वेश्चन करें, कि हम जो है सोचें, सोच समझ के जो है सच चीजों को बोलें, ठीक है। थर्ड रीजन समझ आया? नेक्स्ट देखो फोर्थ रीजन, वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू। Very often, ideas that were considered false at one point by the entire society and therefore suppressed turn out to be true later on. बहुत अच्छा और रीजन दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस चीज पे। फोर्थ रीजन को समझाने के लिए मैं आपको एक
एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले ऐसा मानना था कि जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है, कि अर्थ सेंटर में है और सन उसके चक्कर लगाता है। फिर जब किसी ने ये स्टेटमेंट दी कि अर्थ नहीं, ऐसा नहीं है, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाता है, सन सेंटर में रहता है और सारे प्लैनेट्स इवन अर्थ भी उनके चक्कर लगाता है। तो बहुत ज़्यादा इस स्टेटमेंट का मज़ाक उड़ाया गया, ठीक है? लोग हँसे कि नहीं ऐसा नहीं होता, सन ही जो है अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है? इवन जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी उनको पनिश भी करा गया। सो बाद में जाके जब लेटर डिस्कवरीज़ हुई, तो जिसको सब सो कॉल्ड फॉल्स आइडिया कहते थे कि अर्थ सन के चक्कर लगाता है, लोग इसको नहीं मानते थे, वो बाद में जाके ट्रू साबित हुआ। ठीक है? तो यही फोर्थ रीज़न के थ्रू मिल कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई नॉलेज को आप परफेक्ट अज़्यूम मत करो, ठीक है? हिस्ट्री ने कई बार ये शो करा है कि बहुत सारे आइडियाज़ पे लोग पहले हँस चुके हैं, लेकिन बाद में जाके वो आइडियाज़ सच हुए हैं, वो थ्योरी ट्रू साबित हुई है। ठीक है? जैसे सन और अर्थ वाला मैंने एग्ज़ाम्पल दिया। तो ये 4 रीज़न जॉन स्टुअर्ट मिल देते हैं कि इसीलिए आप अलाउ करो लोगों को कि वो एक्सप्रेस करें अपने आप को। ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे 4 अगर रीज़न्स लिखे आए बाय जॉन स्टुअर्ट मिल तो आप ये लिखोगे। ठीक है? एक बार रिकैप लेते हैं हमने क्या कवर करा इस टॉपिक में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल हमने स्टार्ट करा था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ये ऐसी फ्रीडम है अ, जिसपे वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मिनिमम एरिया है नॉन इंटरफेरेंस का, मतलब इस एरिया में कोई सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट, अथॉरिटी कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है? वो इसको फंडामेंटल वैल्यू बताते हैं और कहते हैं कि कहीं न कहीं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ होते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एन्जॉय कर रहा है तो उसके पास रिस्पांसिबिलिटी भी है कि वो दूसरे इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसको हार्म ना करे। ठीक है? फिर हमने ये पॉइंट्स देखे थे, पॉलिटिकल थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, आपका एक एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, 19th सेंचुरी से बिलॉन्ग करते हैं, ब्रिटेन के हैं। उन्होंने 4 रीज़न्स दिए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करते हुए। ठीक है? 4 रीज़न्स में, ठीक है, उन्होंने 4 रीज़न्स दिए हैं। एक बार और देख लेना ये लेक्चर 4 रीज़न्स अगर ना समझ आए। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड होता है। ये जो पीपीटी है ये आपको प्रोवाइड कर दूँगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक और चीज़ ध्यान रखो कि जो-जो चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं उनके ऊपर क्विज़ सीरीज़ जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट कर दी है। मेक श्योर कि आप वो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके उन क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट करो, ठीक है? वहाँ से टॉपिक वाइज़ टॉपिक आपका कंपाइलेशन होता जाएगा कि कितना-कितना आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है? सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हो सकता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो आपकी बुक है उसके 2 चैप्टर्स हमने करे थे, ठीक है? एक इंट्रो वाला चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, उसके बाद राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उस बुक के। तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे उस बुक का, ठीक है? सब तक आप यहाँ तक अच्छे से कवर कर लो, ओके? सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है?